अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ड्रामे की किस्त में रिश्तों, मोहब्बत, परेशानी, गलतफहमियों और ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिले कि एक लम्हे के लिए तो समझ ही नहीं आया कि आखिर किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। खास तौर पर जमील की परेशानी, जरियाब के साथ उसकी खुर्बत, अबू बकर की जिंदगी में बीनश की अचानक एंट्री और आखिर में आने वाला वो धमाकादार सीन। भाई ये किस्त तो आखिर में आकर सीधा दिल और दिमाग दोनों हिला गई। तो चलें बगैर वक्त जाया किए देखते हैं कि आज की किस्त में आखिर हुआ क्या। किस्त की शुरुआत एक जज्बाती गुफ्तगू से होती है, जहां जमील के बारे में एक ऐसी बात सामने आती है जो वाकई तशवीशनाक है। पता चलता है कि जमील की कुछ ऐसी सोबतें बन रही हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इसका ताल्लुक ऐसे लोगों से बढ़ रहा है जहां नशे का इस्तेमाल आम है, और बताया जाता है कि जमील भी उन महफिलों में जाने लगा है। ऊपर से जमील पहले ही जहनी दबाव और डिप्रेशन जैसी कैफियत से गुजर रहा है। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है कि इंसान जब अंदर से टूट रहा हो तो बाज़ औक़ात गलत चीज़ों को अपने सुकून का जरिया समझ बैठता है, और जमील के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जमील के करीब रहने वाले लोग इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहे। बस यही चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि मसला सामने है, मगर उसे हल करने के बजाय सब यही सोच रहे हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जरियाब भी जमील को लेकर काफी परेशान नजर आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो इसी तरह गलत लोगों और गलत आदतों के करीब जाता रहा तो बाद में उससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहां जरियाब की बातों से साफ महसूस होता है कि वो जमील के लिए वाकई फिक्रमंद है, और सच कहीं तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसी फिक्र है जिसमें इंसान दूसरे शख्स को खुद से भी ज्यादा अहम समझने लगता है। इसके बाद एक तरफ माँ और बेटे के दरमियान फोन पर खूबसूरत गुफ्तगू होती है। माँ को अपने बेटे की फिक्र है और वो उसके घर पहुंचने का इंतजार कर रही है। इधर बेटा अपने काम और मसरूफियात के बारे में बताता है कि आज उसकी मुलाकात एक अहम वफाकी वजीर से हुई। ये मुलाकात इसके लिए इसलिए भी अहम होती है क्योंकि वजीर साहब उसकी शख्सियत और काम से मुतासिर नजर आते हैं। बातों बातों में इसकी फैमिली का भी जिक्र होता है और पता चलता है कि उसकी दुनिया में इस वक्त सिर्फ उसकी माँ ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। ये सीन काफी जज्बाती था क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ी कामयाबियों के पीछे इंसान के पास सिर्फ एक ऐसा शख्स होता है जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहता था है। यहाँ वो शख्स उसकी माँ है। अब आते हैं जमील की तरफ, जो पहले ही ज़हनी तौर पर काफी परेशान है। वो एक शादी में मौजूद होता है, लेकिन वहां अपने हम उम्र लोगों को देखकर मजीद उदास हो जाता है। सब अपनी यूनिवर्सिटियों और मुस्तकबिल की बातें कर रहे होते हैं, जबकि जमील को अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। यानी शादी की खुशियों के दरमियान भी उसके जहन में सिर्फ अपनी जिंदगी की नाकामियां चल रही होती हैं। ऊपर से उसे अबू बकर भी नजर आ जाता है। बस फिर क्या था, जमील का मूड मजीद खराब हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी एक मुकम्मल उलझन बन चुकी है। जरियाब उसे समझाती है कि एक मसला होने का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। वो उसे हौसला देती है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो जाएगा और बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन जमील इस वक्त इस मकाम पर है जहां इंसान को दूसरों की तसल्ली भी सिर्फ अल्फाज लगती है। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमरीका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी, लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है। वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़े करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी
और जहनी हम-आहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है, आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है? क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमेरिका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी। लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है। वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़ेह करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और जहनी हम-आहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है, आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है? क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमेरिका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी। लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है।
वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़ेह करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और ज़हनी हमआहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है, आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है? क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ड्रामे की किस्त में रिश्तों, मोहब्बत, परेशानी, गलतफहमियों और ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिले कि एक लम्हे के लिए तो समझ ही नहीं आया कि आखिर किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। खास तौर पर जमील की परेशानी, जरियाब के साथ उसकी खुरबत, अबू बकर की जिंदगी में बीनश की अचानक एंट्री और आखिर में आने वाला वो धमाकादार सीन। भाई ये किस्त तो आखिर में आकर सीधा दिल और दिमाग दोनों हिला गई। तो चलें बगैर वक्त जाए किए देखते हैं कि आज की किस्त में आखिर हुआ क्या। किस्त की शुरुआत एक जज्बाती गुफ्तगू से होती है, जहां जमील के बारे में एक ऐसी बात सामने आती है जो वाकई तशवीशनाक है। पता चलता है कि जमील की कुछ ऐसी सोबतें बन रही हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इसका ताल्लुक ऐसे लोगों से बढ़ रहा है जहां नशे का इस्तेमाल आम है, और बताया जाता है कि जमील भी उन महफिलों में जाने लगा है। ऊपर से जमील पहले ही जहनी दबाव और डिप्रेशन जैसी कैफियत से गुजर रहा है। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है कि इंसान जब अंदर से टूट रहा हो तो बाज़ औक़ात गलत चीज़ों को अपने सुकून का जरिया समझ बैठता है, और जमील के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जमील के करीब रहने वाले लोग इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहे। बस यही चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि मसला सामने है, मगर उसे हल करने के बजाय सब यही सोच रहे हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जरियाब भी जमील को लेकर काफ़ी परेशान नजर आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो इसी तरह गलत लोगों और गलत आदतों के करीब जाता रहा तो बाद में उससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ जरियाब की बातों से साफ महसूस होता है कि वो जमील के लिए वाकई फिक्रमंद है, और सच कहीं तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी फिक्र है जिसमें इंसान दूसरे शख्स को खुद से भी ज्यादा अहम समझने लगता है। इसके बाद एक तरफ माँ और बेटे के दरमियान फोन पर खूबसूरत गुफ्तगू होती है। माँ को अपने बेटे की फिक्र है और वो उसके घर पहुंचने का इंतजार कर रही है। इधर बेटा अपने काम और मसरूफियात के बारे में बताता है कि आज उसकी मुलाकात एक अहम वफाकी वजीर से हुई। ये मुलाकात इसके लिए इसलिए भी अहम होती है क्योंकि वजीर साहब उसकी शख्सियत और काम से मुतासिर नजर आते हैं। बातों बातों में इसकी फैमिली का भी जिक्र होता है और पता चलता है कि उसकी दुनिया में इस वक्त सिर्फ उसकी माँ ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। ये सीन काफी जज्बाती था क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ी कामयाबियों के पीछे इंसान के पास सिर्फ एक ऐसा शख्स होता है जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहता था है। यहाँ वो शख्स उसकी माँ है। अब आते हैं जमील की तरफ, जो पहले ही ज़हनी तौर पर काफी परेशान है। वो एक शादी में मौजूद होता है, लेकिन वहां अपने हम उम्र लोगों को देखकर मजीद उदास हो जाता है। सब अपनी यूनिवर्सिटियों और मुस्तकबिल की बातें कर रहे होते हैं, जबकि जमील को अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। यानी शादी की खुशियों के दरमियान भी उसके जहन में सिर्फ अपनी जिंदगी की नाकामियां चल रही होती हैं। ऊपर से उसे अबू बकर भी नजर आ जाता है। बस फिर क्या था, जमील का मूड मजीद खराब हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी एक मुकम्मल उलझन बन चुकी है। जरियाब उसे समझाती है कि एक मसला होने का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। वो उसे हौसला देती है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो जाएगा और बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन जमील इस वक्त इस मकाम पर है जहां इंसान को दूसरों की तसल्ली भी सिर्फ अल्फाज लगती है। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ।
अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमेरिका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी। लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है। वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़ेह करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और ज़हनी हम-आहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है, आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है? क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमेरिका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी। लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है। वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़ेह करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और ज़हनी हम-आहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है, आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है?
क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अब आते हैं इस किस्त के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। अबू बकर अपनी वालदा के साथ होता है कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है, और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, ये बीनिश है। वो अबू बकर की यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी रह चुकी है और अमेरिका में उसके साथ पढ़ती थी। बीनिश अबू बकर को देखकर ऐसे मिलती है जैसे दोनों के दरमियान बहुत पुरानी दोस्ती हो, और सबसे दिलचस्प बात, वो सबके सामने अबू बकर को कह देती है। अब भाई अबू बकर के कान सुर्ख हों या चेहरा, बंदा तो शर्माएगा ही। लेकिन असल मजे की बात यह है कि अबू बकर की वालदा भी ये सब देख रही होती हैं। अबू बकर की वालदा फौरन बीनिश को नोटिस करती हैं। वो सवाल करती हैं कि ये कौन है। अबू बकर बताता है कि बीनिश इसकी यूनिवर्सिटी की बीचमीट थी। लेकिन माँ के सवाल खत्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि माँ की छठी हिस्स अक्सर वहां भी काम कर जाती है जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं होता। वो फौरन महसूस कर लेती हैं कि बीनिश शायद अबू बकर के लिए थोड़ी खास है। इसके बाद माँ और बेटे के दरमियान शादी के मौजू पर बात होती है। माँ चाहती है कि अबू बकर अब शादी के बारे में सोचे, लेकिन अबू बकर का कहना है कि वो सिर्फ उसी वक्त शादी करेगा जब सही वक्त आएगा। और फिर वो एक बहुत अहम बात कहता है। वो चाहता है कि इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसके अपने तबके और माहौल से ताल्लुक रखती हो। उसे डर है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने की लड़की शायद उसे और उसकी माँ को अपने से कम समझे। ये बात इसके किरदार की सोच को वाज़ेह करती है। इसके लिए शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, बराबरी और ज़हनी हमआहंगी भी है। इधर घर में शादी के मामलात पर बात हो रही होती है। बज़ाहिर सब खुश हैं, शादी कामयाब रही, मेहमानों ने तारीफ की, खाने और सजावट की तारीफ हुई, तोहफे पसंद किए गए। लेकिन खानदान के अंदर छोटी छोटी शिकायतें अभी भी मौजूद हैं, और यही छोटी शिकायतें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। और अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक मेहमान घर आती है। लोग हैरान होते हैं कि ये खातून कौन है। वो बताती है कि वो रात को वहां पहुंची थी और उसे घर में रखा गया। सबसे अहम सवाल क्या होता है? आप कौन हैं? और उसके जवाब में वो कहती है, अबू बकर की बीवी। बस यहां किस्त खत्म करके ड्रामे वालों ने वाकई नाजरीन को अगली किस्त के लिए लटका दिया, क्योंकि अभी तक अबू बकर की शादी का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। तो फिर ये लड़की कौन है? क्या वाकई अबू बकर की शादी हो चुकी है? क्या ये बीनिश से मुताल्लिक कोई राज है, या फिर कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिससे पूरा खानदान हिल जाएगा? ये सवालात अब अगली किस्त में ही हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये एपिसोड बज़ाहिर तो एक शादी के बाद की नई शुरुआत दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इतने राज, साजिशें और जज्बात चल रहे हैं कि लगता है असल खेल अब शुरू हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जरमुला और सरबुलंद की। दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके हैं जो न जरमुला की मर्जी से हुआ और न ही सरबुलंद की ख्वाहिश थी। लेकिन उसके बावजूद सरबुलंद जरमुला के सामने दिल की बात छुपाने के बजाय साफ कहता है कि वो दोनों शादीशुदा जरूर हैं, मगर ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई। यहां सरबुलंद की एक बात वाकई दिल को लगती है कि जरमुला उसकी दोस्त है, उसने उसके मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है, और शायद उस वक्त जरमुला से बेहतर उसे कोई नहीं समझता। सरबुलंद उसे तसल्ली देता है कि घबराने की जरूरत नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो जरमुला से सिर्फ आखिरी बार उस पर एतमाद करने को कहता है, क्योंकि जिस इंसाफ की जंग वो दोनों लड़ रहे हैं वो अब अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और यहां से लगता है कि सरबुलंद के जहन में कोई बड़ा प्लान जरूर है। वो जरमुला से कहता है कि ये उसका घर है, वो यहां आराम से रहे, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बुला ले। खुद वो स्टडी में जाने का फैसला करता है ताकि जरमुला को भी थोड़ा सुकून मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ हवेली की नौकरानियों के लिए जरमुला का सरबुलंद की बीवी बन जाना किसी सदमे से कम नहीं। शीरीन तो गुस्से से आग बगोला है। कल तक जिस लड़की को हवेली में कोई इज्जत देने को तैयार नहीं था, आज वो इसी हवेली के चीफ की बीवी बनकर बैठी है। लेकिन कुछ लोग शीरीन को समझाते हैं कि अब वो उनकी मालकिन है, इसलिए इज्जत से पेश आना होगा। शीरीन के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं, क्योंकि उसके दिल में जरमुला के खिलाफ पहले ही बहुत जहर भरा हुआ है। इधर तोरसम खान भी हाथ से निकलता जा रहा है। उसके अपने साथी भी महसूस कर रहे हैं कि पहले वो सिर्फ दूसरों पर गुस्सा करता था, लेकिन अब वो किसी के काबू में नहीं रहा। इसी दौरान एक नया और खतरनाक मोड़ आता है।
जरफरान खान पैगाम भिजवाता है कि उसके पास शेर दिल खान के कत्ल से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा राज है और अगर सहराब खान उससे मिलना चाहता है तो फौरन मुलाकात करे। सहराब खान के लिए यह पैगाम मामूली नहीं, दुश्मन खुद मुलाकात की दरखास्त करे और वो भी शेर दिल के कत्ल का राज लेकर, तो जाहिर है मामला बहुत संगीन है। इसीलिए सहराब खान को मशवरा दिया जाता है कि उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ शीरीन भी सहराब खान से फौरी मुलाकात का मुतालबा करती है। वो कहती है कि मामला जिंदगी और मौत का है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां शीरीन की कहानी भी खतरनाक रुख इख्तियार करती है। जरमला हवेली में नई दुल्हन की हैसियत से सबका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, यहां तक कि वो बीबी जान के लिए खीर बनाने का फैसला करती है। लेकिन इसी दौरान शीरीन की तबीयत खराब हो जाती है। जरमला को शक होता है कि शीरीन सिर्फ बदहजमी का बहाना नहीं कर रही। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे बता दे, क्योंकि जो कुछ वो कर रही है उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन शीरीन अपनी बात छुपाने पर बजिद है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि शीरीन आखिर ऐसा क्या छुपा रही है और क्या जरमला को इस राज का अंदाजा हो चुका है। इधर सहराब खान को जफरान का जवाब भी मिल जाता है। मुलाकात का वक्त मुकर्रर हो जाता है, शाम 4 बजे चनार के दरख्त के करीब। आज दी कहानी विच हर सीन शक, साजिश ते ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਲਜ਼ੁਮਾਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੌਰਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਮਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਰਾਬ ਸੁਬਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਬਾਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਤੇਲਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰਮਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਪਕੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਤੇਲਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਉਧਰ ਤੌਰਸਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤੌਰਸਮ ਨੂੰ ਅਕਸਾਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੌਰਸਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚੱਚਾ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਮਰਦ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਰੀਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਰੀਨ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਰੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਚਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਰਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਬੰਬ ਫਾੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਾਨਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਬੁਲੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਫਿਰ ਜਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਰਾਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲੰਦ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ। ਓਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਟਵਿਸਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਰਾਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਦੋਸਤ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਰਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਰਾਬ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਾਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਰਗੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੁਲੰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਆਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਕਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਲਜ਼ੁਮਾਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੌਰਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਚਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਮਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਰਾਬ ਸੁਬਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਬਾਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਉਥੋਂ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਤੇਲਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰਮਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਪਕੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ, ਦਿਲਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਤੇਲਾ ਪੁਰਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਉਧਰ ਤੌਰਸਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤੌਰਸਮ ਨੂੰ ਅਕਸਾਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਸਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਤੌਰਸਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਚਾ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਮਰਦ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਰੀਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੁਲੰਦ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਰੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਰੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਚਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਰਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਬੰਬ ਫਾੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਾਨਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਬੁਲੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਫਿਰ ਜਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਰਾਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲੰਦ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ। ਓਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਟਵਿਸਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਮਾਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਰਾਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਦੋਸਤ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਰਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਰਾਬ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਾਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਰਗੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੁਲੰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਆਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਕਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਲਜ਼ੁਮਾਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਰਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੌਰਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਚਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਮਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਾ